हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटेक पॉली चैनल। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष, आपका ऑनलाइन एजुकेटर। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट आप लोगों का 6 सेमेस्टर में रनिंग में है इस टाइम, ठीक है। इस सब्जेक्ट के काफ़ी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को टोटली कंप्लीट कराया हुआ है। जो लास्ट लेक्चर आप लोगों का इस सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट का जो हुआ था, वो हुआ था कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग का, जिसमें मैंने आप लोगों के मोस्ट ऑफ टॉपिक जो सिलेबस में एंटायर में थे, वो मैंने विद डायग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत डिटेल में डायग्राम मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ भी किए थे, जिसमें पायलट सिस्टम का डायग्राम मैंने ड्रॉ भी किया था। 2 तरीके भी बताए थे कि आप लोग डायग्राम को एक बार देखिए और उसको समझने के बाद उसे कैसे कॉपी में बना सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ आप लोगों का सेट हो जाएगा, कैसे आप लोगों को काम करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे वो ड्रॉ करना है डायग्राम को, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की एक एक करके ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। इतना बड़ा टिपिकल टास्क नहीं है कि डायग्राम बहुत टिपिकल ऐसा नहीं बन पाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों के सामने भी यहाँ मैंने बनाया था, ठीक है। अब आप लोगों के सर आपको तो प्रैक्टिस है, बेटा प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने भी प्रैक्टिस की है, तभी तो डायग्राम बना पाया ना आप लोगों के सामने। और मैंने पूरा डायग्राम तो बनाया ही था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये मेन मेन चीज़ें हैं, बस इनको ध्यान रखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक है ना, आप लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा था इसमें सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में, कि मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम, ठीक है। एक टॉपिक आपका चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम। मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम यानी कि टूल रूम का प्रबंधन। कि ऑटोमेशंस में जो टूल यूज़ किया जाता है, जिस रूम के अंदर टूल सेटअप किया जाता है, वर्कपीस और टूल जिस रूम के अंदर सेटअप होते हैं, उसका प्रॉपर कैसे कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। पॉइंट्स आप लास्ट लेक्चर में देखिएगा क्या है नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम में कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ नीतियां हैं, ठीक है। उन पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कितने टूल मैगजीन्स यूज़ किए जा रहे हैं पर मैगजीन पे, यानी प्रत्येक मैगजीन पे कितने टूल्स आ रहे हैं और कितने प्रकार के टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सेटअप किया जाता है। तो हम लोगों के पास देखो, टूल मैगजीन मैंने आप लोगों को दिखाया था, कुछ इस टाइप से होती है। ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ टूल्स लगे हुए हैं और ये पूरा जो चेन की तरह घूमता है, ये हमारा टूल मैगजीन होता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की टूल मैगजीन हमारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। पर टूल मैगजीन पर, यानी प्रत्येक टूल मैगजीन पे कितना टूल कौन सा लगाया जाएगा, किस प्रकार का टूल लगाया जाएगा, तो इस चीज़ को एक पॉलिसी से, यानी एक नीति से है ना, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। उसका जो संबंध है वो हमारा मैनेजमेंट ऑफ द टूल रूम से संबंध है, ठीक है। तो उसी टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। आज लास्ट हो जाएगा अपना वाला चैप्टर, न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम में जो आप लोगों का डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। जिसमें पहली पॉलिसीज़ है आपकी, यहाँ पे लिखते हैं, टूल मैनेज रूम में विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की टूल मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके आधार पर टूल मैगजीन्स को, टूल के प्रकार को डिफ्रेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो उसमें हमारी जो पहली पॉलिसी आती है, उसे टोटल 4 पॉलिसी हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, मैंने पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। पॉलिसी नंबर 1, डायग्राम से आप लोगों को थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। डायग्राम मैं बना देता हूँ, चारों के अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा और उन थ्योरीज को मैं बेसिक आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बहुत बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। इसमें मैंने टोटल 3 मैगजीन दिखाई हुई हैं। मैगजीन नंबर 1, मैगजीन नंबर 2 और मैगजीन नंबर 3, और भी हो सकती हैं,
ठीक है। और इस पर हमारे क्या है, टूल्स बंधे हुए हैं इस तरीके से ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से टूल्स कितने कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 मैगजीन दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी मैगजीन्स में हमारे कितने टाइप के टूल्स आ जाएंगे, टूल्स को मैं यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। इसी तरीके से T1, T2, T3, T4, T5 इसी तरीके से इस पर T1, T2, T3, T4, T5 यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। जहाँ M1, M2 और जो M3 है, ये क्या है, नंबर ऑफ मैगजीन्स यानी टूल मैगजीन, नंबर ऑफ टूल मैगजीन, ठीक है। यानी कि नंबर 1 मैगजीन, नंबर 2 मैगजीन, नंबर 3 मैगजीन। और मैगजीन्स पर क्या होता है, टूल हमारा बंधा होता है, टूल माउंट होता है। तो यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 जो हैं, T1, T2, T3, T4 जो T5 हैं, वो नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स यानी कि अलग अलग 5 प्रकार के टूल्स हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट, 5 लिखा हुआ है मतलब 5 है तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफरेंट 5 टूल्स। इसका क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, 3 मैगजीन्स या 4 मैगजीन्स को यानी अलग अलग मैगजीन को सेटअप करेंगे। उन मैगजीन्स में अलग अलग पर्टिकुलर एक मैगजीन पर यानी कि प्रत्येक मैगजीन पे अलग अलग तरीके के 5 टूल्स बांधे जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर 1 में हम लोगों ने ये डिफाइन किया या ये डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, मैगजीन 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितनी मैगजीन रहेंगी उस हर मैगजीन पे, हर टूल मैगजीन पे 5 प्रकार के अलग अलग टूल बांधे जाएंगे या टूल माउंट होंगे। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी आती है टूल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम में, वो पॉलिसी नंबर 1 के अंतर्गत आती है, ठीक है। पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 2 इसमें क्या रहेगा, इसमें भी फिर से हम मैगजीन बनाएंगे। M1, M2, M3 ये मैगजीन हो जाएंगी टोटल, ठीक है। ये हमारे टूल इस पे टूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जहाँ M1, M2, M3 की क्या हो जाएगा टोटल आपके टूल मैगजीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या रहेगा, यहाँ पे नंबर मैंने टोटल 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल जितनी मैगजीन होंगी उस मैगजीन के बिहाफ पे, उन मैगजीन के आधार पे हम लोग नंबर ऑफ़ टूल्स को डिसाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ़ टूल्स कैसे लगेंगे यहाँ पे, T1, T1, T2, T2 उसी तरीके से T3, T3, T4, T4 उसी तरीके से T5, T5, T6, T6। अब आप देखोगे कि एक मैगजीन यानी कि अगर मैं M1 को उठाऊं, सिर्फ M1 को उठाऊं, M2 को उठाऊं या M3 किसी पर्टिकुलर एक मैगजीन को उठाऊं, तो उसमें क्या है, 2 ही प्रकार के टूल बंधे हुए हैं। या तो वो T1 2 टूल होंगे एक जैसे दिखने वाले, या T2 2 टूल होंगे एक जैसे दिखने वाले। यानी ड्रिलिंग टूल 2 हैं वहाँ पे और कटिंग टूल 2 हैं एक मैगजीन पे। दैट मीन्स पिछली वाली मैगजीन में क्या था, एक मैगजीन पर 5 प्रकार के अलग अलग टूल्स बंधे हुए थे, यानी कि उनकी संख्या एक ही थी। यानी अगर T1 है इस पर एक है तो एक ही है, दो नहीं है। T1 नहीं है या T2 नहीं है, इस पर T1 एक ही है तो एक ही प्रकार का टूल बंधा हुआ है। ये ड्रिलिंग हो सकता है, ये बोरिंग हो सकता है, ये कटिंग हो सकता है, ये नर्लिंग हो सकता है, ये फिनिशिंग टूल हो सकता है। तो टूलों की संख्या 5 है लेकिन उनका प्रकार एक ही है। एक प्रकार के 5 अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, हर हर टूल मैगजीन पे। तो ये पॉलिसी नंबर 1 पे आता है कि जब हमें कुछ मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट चाहिए अपनी ऑटोमेशन में कि वहाँ पर हमको एक ही प्रकार का टूल चाहिए लेकिन 5 टूल अलग अलग चाहिए, उनके प्रकार एक ही हो। यानी मैं अकेला लेकिन मेरे जैसे 5 होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से 5 टूल
मेरा काम कटिंग करने का है, दूसरा टूल जो रहेगा उसका काम फिनिशिंग करने का है, तीसरा उसका काम ड्रिलिंग करने का, लेकिन उनकी संख्या एक ही रहेगी, यूनिट में रहेंगे T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। अगर यही अगर डबल में हो जाते, जैसे ये T1 से लेके 5 है, अगर ये एक और लिख देता मैं T1 से लेके T5, तो ये पॉलिसी नंबर 2 पे आ जाते हैं। मतलब वहाँ पे एक ही जैसे दिखने वाला 2 टूल हैं, यहाँ पे एक ही जैसे दिखने वाला एक टूल है, लेकिन उनकी संख्या 5 है, ठीक है। वो पाँचों अलग-अलग प्रकार के टूल हैं। तो पॉलिसी नंबर 2 हमारा बस इसी तरीके से डिफरेंशिएट है। उसमें क्या है, एक मैगज़ीन पे या 2 मैगज़ीन पे या 3 मैगज़ीन पे या प्रत्येक मैगज़ीन पे टूलों की संख्या 2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रत्येक मैगज़ीन पर टूल्स की संख्या, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रत्येक मैगज़ीन पर टूल्स की संख्या 2 है, एक टूल T1 है और एक टूल जो है वो T2 है। परंतु या लेकिन या बट मैगज़ीन पर टूल्स की संख्या कितनी है, एक T1 टूल है और एक T2 टूल है, लेकिन एक जैसे या एक प्रकार लिखते हो, एक जैसे 2 टूल प्रयोग किए जाते हैं। एक जैसे 2 टूल प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे कि T1 एक टूल है और इसी के जैसे एक टूल और है T1, तो टोटल टूल कितने हो गए, 2। लेकिन दूसरा टूल भी तो है T2, वो भी 2 है T2, तो 2 टूल तो हैं, लेकिन वो दोनों टूल अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। दोनों टूल क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन उनकी संख्या 2-2 है। अगर मैं T1 टूल की बात करूँ, तो अगर ये ड्रिलिंग करेगा तो ड्रिलिंग जैसा ही एक टूल और होगा, वो भी ड्रिलिंग ही करेगा, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। उनका ऑपरेशन 2 हो जाएगा, एक टूल इससे होगा, एक टूल इससे होगा, दूसरा टूल होगा T2, वो मान लो बोरिंग कर रहा है, तो वो बोरिंग करने वाले 2 टूल हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप की जो पॉलिसी होती है मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम में, वो पॉलिसी नंबर 2 में आती है, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर 3 पे बढ़ते हैं, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। पॉलिसी नंबर 3 में क्या रहता है आप लोगों का, फिर से यही डायग्राम सेम बन जाएगा। यहाँ पर हमारे टूल मैगजीन्स बनेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी लैंग्वेज ईजी लग रही है, जिस टाइप की लैंग्वेज लग रही है, प्लीज़ उस बेस पे आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट के बेस पे मैं बता पाऊंगा आप लोगों को कि मेरी लैंग्वेज किस टाइप की है, किस टाइप की नहीं है, ठीक है। M1 M2 M3, अब मैं ज़रूरी नहीं है मैं 3 ही लेके चल रहा हूँ, तो आप भी 3 ही लेके चलिए, आप 3 से ज़्यादा भी लेकर चल सकते हैं, हो सकता है वो 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट करता है कि 4 लेके चलो, 5, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा स्पेस है तो आप लोग ज़्यादा लेके चल सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्पेस है तो आप अलग अलग लेके चल सकते हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एक जैसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूल बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा टूल्स लगा देते हैं, T1 T2, 2 ही टूल आएंगे एक मैगजीन पे। अगला जो टूल आएगा वो T1 T2 नहीं होगा, वो T3 T4 होगा। अगला जो टूल आएगा T5 और T6 होगा, ठीक है। यानी एक ही टूल है, फर्स्ट वाला जो पॉलिसी था। अब वो कैसे डिफर हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर पहली वाली पॉलिसी भी आपने ऐसी ही बताई थी। ये देखो बेटा, T1 T2 T3 T4 T5, यहाँ पे टोटल कितने टूल हो रहे थे, 5 टूल यूज हो रहे थे। उसके बाद फिर से सेम टूल रिपीट हो रहे थे, जो 5 टूल यहाँ रिपीट हो रहे थे, सेम वही टूल अगली मैगजीन पर रिपीट हो रहे थे, फिर सेम टूल अगली मैगजीन पर रिपीट हो रहे थे, मतलब रिपीटेशन चल रहा था यहाँ पे 5 टूल्स का। लेकिन पॉलिसी नंबर 3 में क्या है, टूल्स का रिपीटेशन नहीं है, 6 टूल्स हैं और 6 टूल अलग अलग हैं। एक मैगजीन पे 2 टूल हैं, अगली मैगजीन पे 2 अलग टूल हैं, अगली मैगजीन पे 2 अलग टूल हैं। लेकिन पॉलिसी नंबर 3 एक तो ये डिफर हो गया कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है किसी भी टूल का, ठीक है। पहले वाले में रिपीटेशन हो रहा था, इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है कि एक जैसा दिखने वाला टूल 2 क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से T1 T1 T3 T3 T5 यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है। आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि यहाँ पे एक जैसे दिखने वाले टूल का रिपीटेशन होता है पॉलिसी नंबर 1 की तरह, लेकिन अलग क्या है कि उसी रिपीटेशन के साथ दूसरा टूल भी यूज हो रहा है, उसका भी रिपीटेशन किया जा रहा है, जो कि पॉलिसी नंबर 1 में नहीं होता है। तो पॉलिसी नंबर 3 पे क्या आ गया, T1 T2, फिर अगला क्या हो जाएगा T3 T4। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है टूल्स का, टूल क्या है, अलग अलग हैं और एक मैगजीन पे सिर्फ 2 ही टूल हैं। लेकिन इस पॉलिसी में एक खासियत और है, अगर हम इन 6 टूल को
एक साथ एक सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम में लगा सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब मैगज़ीन 1 के पास ये टूल है और मैगज़ीन 1 को ये वाले 2 टूल चाहिए, तो वो इससे लड़ाई करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। हम लोगों ने क्या किया, भाई लड़ाई मत करो, हम लोग क्या करते हैं, 6 टूल को एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम में लगा देते हैं, तो जिस मैगज़ीन को ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जैसे टूल की नीड पड़ेगी, उस टूल को वो स्टोरेज सिस्टम से उठा लेगा। मतलब ये वाला मैनेजमेंट कह रहा हूँ, ये वाला टूल मैगज़ीन जो है 1, 2 के अलावा अगर 3, 4 को लेना चाहे, तो वो 3, 4 को भी ले सकता है। उसी तरीके से 5, 6 को अगर लेना चाहे, तो 5, 6 को भी ले सकता है। इसी तरीके से ये वाले टूल्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक टूल स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है, इसका क्या नाम है, टूल स्टोरेज सिस्टम, टीएसएम बोलते हैं इसे, टूल स्टोरेज सिस्टम। ये टूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है, टूल स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें क्या रहेगा, मैं 6 टूल को T1, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब जिस मैगज़ीन को जिस टाइप की टूल की नीड है, वो टूल यहाँ से उठा लेगा स्टोरेज सिस्टम से और वो ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए टूल को भेज देगा। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। तो मतलब पॉलिसी नंबर 3 की ये एक्यूरेसी होती है कि जिस टाइप का टूल उसे चाहिए, उस टाइप के टूल को वो पिक करेगा, ऑपरेशन करने के लिए भेज देगा। तो ये पॉलिसी नंबर 3 में आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी पॉलिसी नंबर 4 होती है। पॉलिसी नंबर 4 में ज़्यादा अंतर नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे एक बार समझ लीजिए कि मतलब तीनों में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, माइंड में थोड़ा बिठा लिए कि अगर तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों पॉलिसी अलग अलग नाम से आ जाती हैं कि पॉलिसी नंबर 1 कि टूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत प्रयोग होने वाली डिफरेंट टाइप की पॉलिसी को बताइए, कितने टाइप की पॉलिसी होती है, ये तक किसी एक पॉलिसी को चित्र सहित समझा दो। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें सबसे पहले अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आएगा, अंतर करना आ जाएगा, तो आप लोग उस एग्जामिनर को ठीक से समझा पाओगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो आप लोग एक बार डिफरेंशिएट क्रिएट कीजिए, ठीक है। उसमें होता क्या है, पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 3 में, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार में समझ में आ जानी चाहिए, जहाँ तक कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सेम उसी की तरह है, पॉलिसी नंबर 4 भी है आप लोगों का, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर 3 की तरह ही सेम है पॉलिसी नंबर 4, लेकिन इसमें क्या है, इस पॉलिसी नंबर 4 में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे है ना, टूल को कम करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब इसमें मतलब ये है कि हमारे 6 टूल यूज़ हो रहे हैं, अगली पॉलिसी में हमारे क्या रहेगा, 6 टूल नहीं यूज़ होंगे, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तरीका यही रहेगा टूल को चूज़ करने का, टूल को सेलेक्ट करने का तरीका यही रहेगा, जिस मैगज़ीन को जिस टाइप की टूल की नीड पड़ेगी, उस टूल को क्या करेगा, वो यूज़ कर लेगा और उसे जब यूज़ नहीं करना होगा तो वापस उस स्टोरेज सिस्टम में रख देगा। लेकिन अगली जो पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर 4, मतलब क्या है, जैसे मान लो, बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सिंपल वे में क्या है, जैसे कि मान लो मशीन ने ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, ड्रिलिंग उसे ऑपरेशन करना है, और ड्रिलिंग टूल जो है, मान लो मेरा टूल नंबर 6 जो है वो ड्रिलिंग टूल है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ बच्चे, समझ लेना ध्यान से, ठीक है, आप कोई डाउट मत रखिएगा। तो ड्रिलिंग टूल, मान लो टूल नंबर 6 है और उसे चाहिए मैगज़ीन नंबर 1 पे, तो और वो वहाँ तक तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टोरेज सिस्टम से कॉन्टैक्ट करेगा। तो स्टोरेज सिस्टम से कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ से टूल नंबर 6 को पिक करेगा और यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। अब टूल नंबर 6 रिपीट हो, अब इसे ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, परफॉर्म किया, वापस इसने टूल 6 को यहाँ पे रख दिया और टूल 6 यहाँ से हट जाएगा। ये अरेंजमेंट पहले से बनी रहेगी, T1, T2, T3, ये नहीं हटेगी, ये एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब एक तो ये हो सकता है कि इस ड्रिल टूल का दोबारा से भी यूज़ तो हो सकता है। मान लो एक बार ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, भाई ये तो कमांड के ऊपर डिपेंड होता है। जिस तरीके का हमने प्रोग्राम सेट किया है, जिस तरीके की हमने कमांड सेट की है, जिस तरीके का डेटा हम लोगों ने सेटअप किया है टैप रीडर पंच कार्ड में, उस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। अगर एक टाइम इंटरवल में ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा, सेम इंटरवल आगे रिपीट हो भी सकता है, ड्रिल ऑपरेशन आगे रिपीट भी हो सकता है, फिर हमको ड्रिल टूल की जरूरत पड़ेगी। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, एक मशीनिंग ऐसी हो रही है जिसमें एक ही बार ड्रिल टूल यूज़ होगा, आगे उसमें कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होना है जिसमें ड्रिल टूल का नीड हो। तो ये क्या करेगा, पॉलिसी नंबर 4 में सेम यही तरीका है, टूल मैगजीन जिस टूल की नीड होगी, टूल को उठाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस टूल स्टोरेज सिस्टम में नहीं रखेगा, उसे उस सिस्टम से हटा देगा। मतलब वो ओरिजिनल जहाँ पे रखा हुआ था पहले, टूल मैगजीन में जहाँ पे रखा हुआ था, वो वहाँ तक उसे पहुँचा देगा। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि इसमें करना क्या है, पॉलिसी नंबर 4 में। इसलिए मैं अलग डायग्राम से नहीं बना रहा हूँ, सेम डायग्राम है उसमें, बस आप लोगों को एक लाइन ऐड करनी है। लाइन ऐड क्या करनी है आप लोगों को, यही लाइन ऐड करनी है कि उसमें जो टूल है हमारा,
वापस रिपीट नहीं होगा। एक बार ड्रिल ऑपरेशन हो गया तो उस टूल को टूल स्टोरेज सिस्टम या टीएसएम में नहीं रखेगा, टूल वहाँ से उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें ये पॉइंट आता है कि पॉलिसी नंबर 4 में टूल को कम करने की व्यवस्था होती है या टूल को रिड्यूस करने की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉलिसी नंबर 4 होती है। आई होप आप लोगों को टूल मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल सारा समझ में आ गया हो। इनकी कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ इनके लाभ हैं। हानियाँ और लाभ आप लोगों को जो मैंने लेक्चर में डिक्टेट कराया है, लेक्चर में जो मैंने बोला है, आप लोगों को उसी से लाभ और हानि समझ में आ गई होंगी कि इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, इसका लाभ, इसकी हानि क्या है, इसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर में वर्बली, जब आप लेक्चर को फिर से सुनोगे अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को सारे इसके लाभ और हानि इसके पता पड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर टोटली पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, फिर भी मैं एक इसमें मतलब एक क्लिप और ऐड कर देता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत मोस्ट वे में पढ़नी है। अगर मैं चाहूँ तो देखो चैप्टर वाला जो है उसी को लगा देता हूँ। यूनिट जो 2 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में जब खत्म हुआ तो फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सेकंड यूनिट यहाँ खत्म हो गई है। सेकंड यूनिट के टोटली जो नोट्स होंगे आप लोगों को जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग, कि सीएनसी मशीन की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या क्या हैं और उसकी टूलिंग के कौन कौन से किस किस टाइप के टूल्स हैं जो उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को डिटेल में और विद डायग्राम पढ़ना है, वो कौन कौन सा है देखिए। अगर मैं एकदम से मिड में से आऊँ, बीच में से आऊँ, तो स्वार्फ रिमूवल मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्वार्फ रिमूवल, स्वार्फ होता क्या है, स्वार्फ रिमूवल का यूज़ क्या क्यों है ऑटोमेशन में, और स्वार्फ रिमूवल सिस्टम क्या है, विद डायग्राम आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस, जिसमें हम लोग सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, ट्रांसपॉन्डर्स इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वेरियस कटिंग टूल्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप लोग है ना एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन वाले सब बच्चे जो हैं वो एक सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं टूल इंजीनियरिंग। उसमें टूल के बारे में बहुत डिटेल में बताओ। ओनली 3 यूनिट्स हैं, जल्दी चैप्टर वो सब्जेक्ट आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग टूल्स कौन कौन से हैं सीएनसी मशीन्स में जो यूज़ किए जाते हैं, तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है टूल होल्डर, इतना इंपॉर्टेंट, पैलेट सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैलेट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम, एटीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, एटीसी, ये आप लोगों का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अ टूल रूम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को जस्ट अभी समझाया। ठीक है, डिज़ाइन फीचर्स आप लोग कर सकते हो कि सीएनसी मशीन की कौन कौन से डिज़ाइन फीचर्स होते हैं, उनका आप या तो टेबल फॉर्म में बता दो या चार्ट के फॉर्म में बता दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। जब ये इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लो, टाइम आप लोगों के पास बचता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे कि स्लाइड वेज का क्या यूज़ है, बॉल्स का क्या यूज़ है, रोलर्स का क्या यूज़ है। ठीक है, मोटर के बीच में मैंने डिफरेंशिएट क्रिएट करवा दिया था, हाइड्रोलिक वाली और इलेक्ट्रिकल वाली। लीड स्क्रू का क्या यूज़ होता है, ये आप लोग डिटेल में जब बाद में, जब आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाए उसके बाद पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेकंड यूनिट में क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की सेकंड यूनिट खत्म होती है। कोई भी डाउट रहता है, कैसा भी डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों के डाउट्स मिलें और मैं उनका फिर रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। 3 को मैंने छोड़ा हुआ है, मैंने लास्ट आप लोगों को बताया भी था। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है पार्ट प्रोग्रामिंग, ये क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें थोड़ी कोडिंग प्रोग्रामिंग से है। जी कोड, एम कोड क्या होता है, ठीक है, स्पिंडल को चलाने के लिए कोडिंग क्या होती है, कटिंग करने के लिए कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिनिशिंग करने के लिए कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे, मतलब जब ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों का ये थर्ड यूनिट जो है पार्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें। आप लोगों का ये है चैप्टर नंबर 4, सिस्टम डिवाइसेस। सिस्टम डिवाइसेस क्या मतलब है इसका, सिस्टम डिवाइसेस का? ठीक है, चैप्टर नंबर 4, सिस्टम डिवाइसेस।
तो ऐसी कौन-कौन सी डिवाइसेस हैं, ऐसे कौन-कौन सी सिस्टम डिवाइसेस हैं जो एक ऑटोमेशंस में, एक सीएनसी मशीन, एनसी, डीएनसी मशीन्स में रोल प्ले करती हैं, जिनका बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत मेन फंक्शंस होता है। अगर मैं एक लाइन में अगर इस चैप्टर की ओवरव्यू एक लाइन में अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, अगर सिस्टम डिवाइसेस नहीं होंगी, तो मे बी हो सकता है सीएनसी या ऑटोमेशंस मशीन्स में एक्सीडेंट्स या बहुत सारे इंसिडेंट्स, घटनाएँ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर मैंने घटनाओं का शब्द यूज़ किया है, तो घटनाएँ कब होंगी? जब मशीन्स अलग तरीके से, एक गलत तरीके से मशीन्स ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगी, फीडबैक सही तरीके से नहीं देंगी। फीडबैक फीडबैक का मतलब समझ रहे हो ना? फीडबैक डिवाइसेस, सिस्टम डिवाइसेस, ठीक है? तो वो डिवाइसेस वहाँ क्यों यूज़ की जा रही है? एनसी मशीन में तो फीडबैक सिस्टम होता नहीं है, ठीक है? वहाँ कंप्यूटर भी नहीं होता, तो उसका एक ड्रॉबैक था। फिर उसे अपडेट करके हम लोगों ने सीएनसी मशीन को बनाया, तो वहाँ पे वो सीएनसी मशीन में सिस्टम डिवाइसेस और फीडबैक डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन-कौन सी फीडबैक डिवाइसेस हैं? सेंसर्स हैं, ट्रांसपोंडर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं। तो ये डिवाइसेस कैसे परफॉर्म करती हैं, इनका डायग्राम कैसा होता है, दिखने में ये कैसी होती हैं, तो वो इस चैप्टर में सारा हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? तो वन बाय वन पहले इस चैप्टर में है क्या, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का आधे से ज़्यादा पार्ट जो है, सिर्फ इस चैप्टर का बता रहा हूँ, इस चैप्टर का आधे से ज़्यादा जो पार्ट है ना, वो आप लोग एक सब्जेक्ट आप लोगों का इसी सेमेस्टर में चल रहा है, एमएमआई। एमएमआई यानी कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट या मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में आप लोग कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जैसे एलवीडीटी हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, ठीक है? ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो उसका वही डिवाइसेस होती हैं जो एक ऑटोमेशन में भी यूज़ की जाती हैं। ट्रांसपॉन्डर्स क्या होता है, ठीक है? एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो एलवीडीटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4, सिस्टम डिवाइसेस, ठीक है? ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, जो आप लोगों को इसमें लेक्चर में पढ़ना है। इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं इस लेक्चर में कितना कंप्लीट हो पाता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है चैप्टर नंबर 4 ही शुरू किया जाए। जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि आप लोगों से इंटरैक्ट होने का मौका मिल सके, आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने का मौका मिल सके और आपकी जो डाउट्स हैं, थोड़े कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, वो एक साथ कर सकें, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट आप लोगों को पढ़ना है एक्चुएटर्स। ठीक है, एक्चुएटर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो गति प्रदान करती है, मोशन, लीनियर मोशन या रोटरी मोशन, रेखीय गति या वृत्तीय गति प्रदान करने वाला एक ऐसा डिवाइस है एक्चुएटर्स, ठीक है? अभी मैं इसको डिटेल में डायग्राम के साथ बताऊंगा। ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुएटर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछ, 50-50 वाली चांसेस हैं। ट्रांसड्यूसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साथ साथ मैं बता के चल रहा हूँ, वैसे तो जब चैप्टर लास्ट होता है तब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसड्यूसर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एमएमआई में भी टॉपिक है और इस वाले चैप्टर में भी पूछने वाला टॉपिक है, ठीक है? तो ट्रांसड्यूसर्स क्या है, इसका डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, कितने प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और मेन इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? सेंसर्स, सेंसर मतलब संवेदनशील, यानी सेंस करने वाले ऐसे कौन कौन सी डिवाइस हैं जो एक्टिविटी को या किसी चीज़ को भाप के तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर को जैसे ही वो भापेंगे या उसे फील करेंगे तो तुरंत वहाँ पे रेस्पॉन्ड कर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कूलिंग प्रोवाइड कराई जाए, इस तरीके से, ठीक है? टैकोमीटर, टैकोमीटर आप लोगों ने सुना भी होगा, टैकोमीटर मैकेनिकल वाले मोस्टली टैकोमीटर का यूज़ क्या होता है, किसी भी घूमने वाली चीज़ के आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशनल पर मिनट, इसको काउंट करने का जो एक डिवाइस होता है उसे हम लोग टैकोमीटर बोलते हैं, ठीक है? शाफ्ट के आरपीएम होते हैं, ये शाफ्ट 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है या मोटर की जो शाफ्ट होती है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है। तो उसमें है ना इस तरीके से एक है ना, मतलब इस तरीके से एक इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है? इसमें यहाँ पे एक डायल लगा होता है और यहाँ पे ये एक पॉइंटर होता है, ठीक है? जिस चीज़ का हमें है ना रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम काउंट करने होते हैं, उसको हम सरफेस से टच कराते हैं, इस तरीके से। मान लो ये घूम रहा है, ठीक है? ये मोटर की ही एक शाफ्ट है, ये घूम रही है, ठीक है? अब हमें बताना है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे एक डायल लगा होता है, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके ठीक है? तो ये हमारा टैकोमीटर होता है, ये बता देगा जैसे हम इसे टच कराएँगे घूमते हुए शाफ्ट से, तो ये हमें बता देगा कि 1 मिनट में ये शाफ्ट जो है मोटर की कितने चक्कर लगा रही है, तो उसके लिए हम लोग टैकोमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। एलवीडीटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है आपका।
ये आपका इम्पोर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। सेंसर भी इम्पोर्टेंट है, टैकोमीटर भी इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें वैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट आपका ये है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एमएमआई में भी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं और इस सब्जेक्ट में भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑप्टो इंटरप्टर्स, पोटेंशियोमीटर, लीनियर एंड एंगुलर पोजीशन के लिए। पोटेंशियोमीटर एक स्थिति यानी कि एक पोजीशन को ज्ञात करने की एक मतलब डिवाइस है जो लीनियर स्थिति को और एंगुलर पोजीशन को ज्ञात करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टो इंटरप्टर्स या फिर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल का मतलब भी होता है स्थिति यानी कि पोजीशन, एक पोजीशन को ज्ञात करने के लिए कि वह पोजीशन लीनियर है किसी वर्क पीस की या फिर वह पोजीशन एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एनकोडर एंड डिकोडर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सिस ड्राइव्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। देखिए आप लोग सिलेबस में ज़्यादा तो है नहीं इस वाले यूनिट में, तो जल्दी कवर अप होने की चांसेस हैं, तो इसको इस वाले को हम जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि फोर्थ या फिर फिफ्थ चैप्टर टोटल आप लोगों की इसमें जहाँ तक मेरे को लगता है आई थिंक इसमें 7 चैप्टर्स हैं आप लोगों के टोटल। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, टोटल आप लोगों के इसमें 7 चैप्टर हैं, जिसमें आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर्स और होंगे इस वाले चैप्टर के, तो ये वाले चैप्टर भी कंप्लीट, तो टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्पीड इस तरह से मेंटेन करते हैं जिसमें आप लोग भी समझो, मेरा भी काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा आप लोगों को समझाने का, ताकि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट कर सकूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। पहला पार्ट आता है आपका एक्चुएटर का। आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम को समझो एक बार खुद से सारी चीज़ों को देखते हुए, फिर मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए एक्चुएटर्स क्या होता है, आप लोग देख पा रहे हो बीच में जो लगा हुआ है ये एक्चुएटर डिवाइस है, ठीक है। इस पे इसके इनपुट में क्या आ रहा है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इनपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट में इसके कंट्रोल सिग्नल आ रहे हैं। मेनली इनपुट एनर्जी हमारी ये है और आउटपुट में जो हमें मिलेगा वो ये है, ठीक है। इसे आप लोग इनपुट में मत समझिएगा कि सारी दोनों चीज़ें इनपुट में आ रही हैं, वो सिग्नल्स हैं जो इस एक्चुएटर्स को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे एनर्जी के इनपुट में और आउटपुट में हमें मिलता है, ठीक है। तो इनपुट में हमारी किस टाइप की एनर्जी है, आउटपुट में हमें किस टाइप का मोशन या किस टाइप की ऐसा क्या मिल रहा है आउटपुट में, वो डिपेंड करता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एक्वेटर है, ठीक है। आप इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही एक्वेटर्स को समझा सकते हो, वरना एक्वेटर्स तो बहुत टिपिकल डायग्राम भी होते हैं उनके, लेकिन आप लोगों को ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आप लोगों को अभी इस वाले लेक्चर में बताए हैं, ये वाले मतलब इस वाले चैप्टर में जितने भी ये हैं, एक्वेटर हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, टैकोमीटर, एलवीडीटी, ठीक है, इनको आप लोग है ना ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही दिखाओगे, ठीक है। कुछ डायग्राम मुझे अगर लगेगा कि हाँ इसमें आप लोग रियलिटी वाले डायग्राम बना सकते हो, उन्हें मैं यहाँ दिखा दूंगा, आप लोग उनको बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देखिए इसमें इनपुट में हमारी एनर्जी जा रही है, किस टाइप की एनर्जी है, न्यूमेटिक, इसे हिंदी में बोलते हैं वायवीय, न्यूमेटिक को हिंदी में बोलते हैं वायवीय। हाइड्रोलिक, द्रवीय, सबको पता होगा, पढ़ रहे हो आप लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। वायवीय और द्रवीय। इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत, यानी कि एक्वेटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट फॉर्म में, इनपुट के रूप में वायवीय यानी कि न्यूमेटिक एनर्जी को भी लेता है, हाइड्रोलिक यानी कि द्रवीय एनर्जी को भी लेता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को भी लेता है, यानी तीनों टाइप की एनर्जी को वो इनपुट फॉर्म के रूप में लेता है, ठीक है। उसके बाद जब ये एनर्जी इसको दी जाती है न्यूमेटिक फॉर्म में, हाइड्रोलिक फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, उसके बाद इसको कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं। कंट्रोल सिग्नल क्यों यूज़ किए जाते हैं, अगर मैं आप लोगों को इसको किसी एक एग्जाम्पल से रिलेट करके मैं बताता हूँ। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ को नियंत्रित करना, ठीक है। अगर मुझे किसी मोटर है, मोटर को मुझे चलाना है, अगर वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, मोटर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, वो मोटर चलना शुरू कर दिया, उसने रन करना शुरू कर दिया। अब
मुझे उसकी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता बंद करना है, उसको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने का मतलब वो अपनी एक स्टेबल पोज़ीशन पे आ जाए, अपनी एक स्थिर पोज़ीशन पे आ जाए, स्टेबल हो जाए, मतलब वो एक नॉर्मल आरपीएम पे अपना रन करना शुरू कर दे। बंद बोल नहीं बोला है मैंने, ठीक है? तो जब मैं क्या करूँगा उसको कंट्रोल करने के लिए उसको एक सिग्नल भेजूँगा। वो सिग्नल जैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो मशीन जो भी है या मोटर है, वो उसको रीड करेगी कि मेरे पास जो सिग्नल आया है वो मोशन यानी कि जो स्पीड है, मतलब जो भी मेरे को सिग्नल मिला है, वो स्पीड को कम करने का मिला है, ठीक है? अभी क्या है इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड क्या है ज़्यादा है, तो कंट्रोल सिग्नल के थ्रू मैं एक ऐसा सिग्नल भेजूँगा जो जो सेंस करेगा एक्ट्यूएटर और उसकी स्पीड को क्या कर देगा ज़्यादा से कम कर देगा, ठीक है? अब इसको चलाया किससे जा रहा है? ये तो मैंने सिग्नल भेज दिए चीज़ को कम करना, ज़्यादा करना, लेकिन इसको चलाया किसके जा रहा है? किस एनर्जी या किस ऊर्जा के द्वारा चलाया जा रहा है? तो वो 3 टाइप की एनर्जी होती हैं, न्यूमेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? वो इनपुट की फॉर्म में इसे दिया जाता है। इसे भी बोल सकते हो आप, इसे भी आप लोग बोल सकते हो कि इनपुट के फॉर्म में सिग्नल्स इसको दिए जाते हैं कि आपको किस टाइप की एक्टिविटी को बढ़ाना है, किस टाइप की एक्टिविटी को कम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था स्पीड का, कि स्पीड को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे कौन सा सिग्नल देना होगा और स्पीड को घटाना है तो मुझे कौन सा सिग्नल देना होगा। तो ये कंट्रोल सिग्नल वाला पार्ट होता है, ठीक है? और आउटपुट में मुझे वो जो एनर्जी है कंट्रोल सिग्नल मिलने के बाद वो मुझे किस में मिल रही है? मोशन में। और ये मोशन 2 प्रकार का हो सकता है, लीनियर मोशन भी हो सकता है और रोटरी मोशन भी हो सकता है। यानी वो रेखीय गति भी हो सकती है, लीनियर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेखीय गति, और रोटरी का मतलब होता है वृत्तीय गति। रेखीय गति का क्या मतलब होता है? लीनियर मोशन। रेखीय गति का क्या मतलब होता है? जब कोई बॉडी किसी सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टली चले, जब कोई बॉडी किसी सरफेस के समांतर क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्षैतिज दिशा में या वर्टिकली चले ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन सरफेस के टच में रहनी चाहिए। जैसे कि फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि ये आप लोगों की कोई सरफेस है, ठीक है, और ये मेरी कोई बॉडी हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी सरफेस, और ये हो जाएगी मेरी बॉडी। तो इसको जब मैं पीछे से पुश करूँगा यानी कि फोर्स दूंगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये मेरी जो बॉडी है आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं सरफेस को बढ़ा दूँ तो पुश करने के बाद ये क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ, यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इसे इमेजिन कर रहा हूँ कि ये एक टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी और फाइनल पोजीशन यहाँ पर हो गई। तो इनिशियल से फाइनल तक इसने जो गति करी, सरफेस के कांटेक्ट में या सरफेस के संपर्क में रहकर जो गति करी, वो गति कौन सी है? रेखीय गति, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है सरफेस है, सरफेस कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। ये सरफेस मेरी वर्टिकल भी हो सकती है, अगर ये वर्टिकली किसी तरीके से मूव करेगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेखीय विस्थापन हो रहा है, ठीक है, रेखीय विस्थापन। और अगर मैं वर्टिकली बात करूंगा तो ये एक हाइट को पकड़ लेगा, ठीक है। उसके यहाँ इस केस में तो डिस्टेंस आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें वर्टिकल है, तो इसको मैं एच से लिखूंगा क्योंकि हाइट है, ये ऊंचाई है। क्यों? अब सर मतलब अर्थ की सरफेस से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ अर्थ की सरफेस पर ही है, तो इसमें डिस्टेंस रहेगी दूरी के बेसिस पे लेंगे, इसे ऊंचाई के रूप में ठीक है। और दूसरा मोशन क्या था? वृत्तीय गति, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक वृत्त के पथ पर घूमता है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, जहाँ भी सर्कल ड्रॉ करोगे उसका सेंटर जरूर बनेगा, ठीक है। इसकी खुद की कोई रेडियस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेडियस हो उसकी, ये मान लो ओ है, और ये मेरा ए है, ये वाला जो पॉइंट है मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी रेडियस है आर, ठीक है। और ये जो सर्कल बना हुआ है इसे मैं लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ सर्कुलर
पाथ यानी कि रास्ता, वृत्तीय रास्ता, वृत्तीय मार्ग, सर्कुलर पाथ। और मेरी जो बॉडी है वो कैसे कहाँ पर रखी होगी, सेंटर से एक डिस्टेंस पे, यानी त्रिज्या जो उसकी डिस्टेंस है वो वहाँ पर रखी होगी। इस तरीके से मेरी सेंटर पर डिस्टेंस बॉडी रखी होगी, ठीक है। एक टाइम के बाद ये कहाँ चली जाएगी, जैसे ये मतलब कुछ टाइम इंटरवल ये जो बॉडी है यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, लेकिन सेंटर से इसकी दूरी जो होगी वो नहीं बदलेगी। सेंटर से जो दूरी यहाँ पर आर थी वो भी रहेगी, यहाँ पर भी आर सेम रहेगी, यहाँ भी आर सेम रहेगी। मतलब ये जितनी जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, इसकी डिस्टेंस सेंटर से यानी केंद्र से इसकी जो दूरी होगी वो नहीं बदलेगी। लेकिन इसमें चीज़ें क्या थी, बदल रही हैं, क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर मोशन है, रेखी गति है। इसमें कौन सी गति हो रही है, वृत्तीय गति हो रही है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से एक त्रिज्या यानी एक डिस्टेंस पर है, और वो अपनी पोजिशन को, पहले इसकी पोजिशन कहाँ पर थी, यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा एक टाइम के बाद, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो देखो सेंटर से वो दूरी नहीं बदलेगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी तय करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कौन सा रास्ता तय कर रहा है, वो है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो इस टाइप की दो मोशंस होते हैं हम लोगों के, जो एक एक्चुएटर्स के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुएटर कैसी डिवाइस है, एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट के फॉर्म में एनर्जी के 3 रूप लेती है, ठीक है। एनर्जी के 3 फॉर्म्स को इनपुट के फॉर्म में उसे दिया जाता है। वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, एक तो न्यूमेटिक है यानी कि द्रवी वो वायवी है, इसमें हम लोग एयर का यूज़ करते हैं। वायवी का मतलब होता है एयर, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेसर के थ्रू उसे बहुत कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस्ड। दूसरा क्या हो सकता है, वो द्रवीय हो सकता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई भी फ्लूइड यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कोई भी फ्लूइड उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये भी कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उसे एनर्जी देंगे। 3 टाइप की एनर्जी को उसे इनपुट की दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है मोशन में यानी कि गति में। वो मोशन कोई सा भी हो सकता है, वो रेखीय गति भी हो सकती है, वृत्तीय गति भी हो सकती है। जैसे कि मान लो मोटर, मोटर क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है, ठीक है, और बदले में हमको क्या देता है, वो सर्कुलर मोशन यानी कि रोटरी मोशन देता है, या वो शाफ्ट उसकी घूमने लगती है और उस पे हम कोई भी चक लगा देते हैं तो चक भी हमारा घूमने लगता है, ठीक है। और हम वर्क पीस लगाने के बाद हम मशीनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी एक टाइप का एक्चुएटर है, ठीक है। एक्चुएटर अलग से कोई डिवाइस नहीं है, वो फॉर्म डिपेंड करता है वो किस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इनपुट दिया जा रहा है। तो मोटर भी मेरी एक टाइप की एक्चुएटर हो सकती है। और इसकी स्पीड, क्योंकि मोटर की स्पीड कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मोटर के केस में हम स्पीड नहीं बोलते, टॉर्क बोलते हैं। T इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। तो एक्चुएटर में फिर उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं कि इसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा है, इसे डाउन करना है, ठीक है। तो वो सिग्नल हम लोग कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में इनपुट में से देते हैं। तो ये एक एक्चुएटर डिवाइस होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ द एक्चुएटर, अब आप लोगों को लिखना कैसे है, इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का ध्यान रखा है कि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लिखूँ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द एक्चुएटर, परिभाषा क्या है एक्चुएटर की, पढ़ लीजिए एक बारी। एन एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन बाय कन्वर्टिंग एनर्जी एंड सिग्नल्स गोइंग इनटू द सिस्टम। क्या मतलब है इसका, एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा उपकरण है जो सिस्टम में जाने वाली ऊर्जा और संकेतों को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करता है। गति मतलब मोशन, दो टाइप के मोशन दे रहा था एक्चुएटर, एक लीनियर मोशन दे रहा था, एक रोटरी मोशन दे रहा था, ठीक है। यह जो गति पैदा करता है, सॉरी इंग्लिश में आते हैं, द मोशन इट प्रोड्यूसेस कैन बी आइदर रोटरी और लीनियर। यानी यह जो गति पैदा करता है वो रोटरी भी हो सकता है, ठीक है, वह रोटरी मोशन भी हो सकता है यानी घूमने वाला भी हो सकता है, और रैखिक भी हो सकता है यानी कि एक रेखा में चलने वाला भी गति हो सकती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक लीनियर एक्चुएटर्स, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो इनपुट दिया जा रहा है एक्चुएटर्स को, एज द नेम इम्प्लाइज प्रोड्यूस द लीनियर मोशन। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल लीनियर एक्चुएटर्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है रैखिक गति उत्पन्न करते हैं। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है किसी को भी, वो जो मोशन क्रिएट करते हैं वो कौन सी गति करते हैं, रेखीय गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्चुएटर की बेसिक डेफिनेशन थी, और डिटेल में आप लोगों को नोट्स में मिलेगा। मैंने बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इसका जो डायग्राम था, ब्लॉक डायग्राम, वो मैंने आप लोगों को एक्चुएटर का समझा दिया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट डिवाइस हमारी क्या थी। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हो आप लोग,
अगर आप लोगों को मान लो डेफिनेशन आ जाती है एक्वेटर्स की, वो तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि आप लोगों के एक्वेटर्स इस तरीके से होते हैं और इसको इनपुट के फॉर्म में 3 टाइप की एनर्जी दी जाती है और कंट्रोल सिग्नल भी उसके साथ दिया जाता है ताकि स्पीड को या वेलोसिटी को जो भी है उसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्वेटर्स के प्रकार बताइए, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द एक्वेटर, तो आप लोग क्या करोगे? इस एक्वेटर्स को 3 टाइप से या 3 प्रकार से आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो। वो 3 प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? पहला न्यूमेटिक बेस एक्वेटर, ठीक है, दूसरा हाइड्रोलिक बेस्ड एक्चुएटर, ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक्चुएटर। और इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको बता दिया, अगर इलेक्ट्रिकल के बेस पे आप लोग एनर्जी इनपुट में दे रहे हो, कंट्रोल सिग्नल उसे दे रहे हो, तो वो लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ यहाँ पर यही क्वेश्चन को बड़ा करने के, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन है उसे 3 क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एक्चुएटर डिवाइस क्या होती है, अगला क्वेश्चन बन जाएगा एक्चुएटर के प्रकार को बताइए। तो आप लोग 3 प्रकार यहाँ बता सकते हो। वो न्यूमेटिक यानी अगर उसे हम लोग वायवीय एयर का यूज़ करके उसे इनपुट एनर्जी दे रहे हैं। हाइड्रोलिक में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करके हम उसे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में इनपुट दें। कंट्रोल सिग्नल तीनों में चलेगा, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल तीनों के केस में कंट्रोल सिग्नल चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेटर्स को क्लासीफाई भी कर सकते हो कि वे कितने प्रकार के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रांसड्यूसर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसर का क्या रोल होता है, ट्रांसड्यूसर कैसी डिवाइस होती है, आप लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है ट्रांसड्यूसर आप लोग एमएमआई में भी पढ़ोगे, ठीक है। एक्चुएटर्स भी पढ़ोगे एमएमआई में और ट्रांसड्यूसर भी पढ़ोगे एमएमआई में कि ये ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ठीक है। एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें हमारी किस टाइप की एनर्जी आ रही है। देखो ये वाला आप लोगों का जो सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, ये वाला जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ठीक है। ये वाला सिंबल आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम लोगों की एनर्जी जो जा रही है वो एक बार मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है और एक बार यहाँ पे मिनिमम है। तो ये किस टाइप की एनर्जी होती है, ये कौन सी सप्लाई है, ये हमारी एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इस टाइप की सप्लाई है हमारी जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। आप लोगों ने पढ़ी होगी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में उन दोनों के डायग्राम कैसे कैसे होते हैं। जो हमारा करंट इस फॉर्म में चलता है, ठीक है, ये एसी सप्लाई होती है। इसका मतलब एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि एक जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनको इनपुट में कौन सी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और एसी सप्लाई का आप चाहो तो उसके बाद अलग से डायग्राम भी बना सकते हो। ये क्या होता है, ये वाला मैक्सिमम वाला जो पार्ट होता है, ये वाला यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है करंट की वैल्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इस मैक्सिमम वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और इस लोअर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको हिंदी में बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एसी सप्लाई जाती है। तो आप लोगों को वो डायग्राम से पता पड़ रहा होगा कि मतलब जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स हैं उनको हम एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने आप लोगों को अब लास्ट में एक बार बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हमारा लास्ट तक क्या क्या रहा था। चैप्टर जो 4 हमने मैनेजमेंट टूल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारा मैनेजमेंट टूल सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट टूल सिस्टम में जिसमें डिफरेंट टाइप की मैंने आपको 4 पॉलिसीज़ बताई थी, पॉलिसी नंबर 1, 2, 3, 4। पॉलिसी नंबर 1 में क्या है, पॉलिसी नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 3 और 4 एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं और कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट हैं। वहाँ पे जिस टूल की हमें नीड पड़ती है एक ही बार नीड पड़ेगी, उसके बाद उसे टूल स्टोरेज सिस्टम से हटा दिया जाएगा। लेकिन 3 वाली जो पॉलिसी है उसमें टूल सिस्टम एक ही में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया था, सेकंड यूनिट यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फोर्थ यूनिट जो थी आप लोगों की सिस्टम डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप की सिस्टम डिवाइसेस ऐसी कौन कौन सी होती हैं जो ऑटोमेशन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। वो सिस्टम डिवाइसेस आप लोग थोड़ा पार्ट इसका एमएमआई में भी पढ़ोगे और बाकी का जो पार्ट रहेगा आप इसमें पढ़ोगे सीएनसी मशीन में। तो चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थी आप लोगों को जो डिटेल में पढ़नी थी, वो एक्चुएटर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, सेंसर्स हैं, एलवीडीटी है, टैकोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी का रिमेनिंग पोर्शन अगर आप लोगों के पास टाइमिंग बचता है तो मैं डेफिनेटली उनको कवर अप कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुएटर्स जो था वो आप लोगों को मैंने डिटेल में
विद डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि एक्चुएटर क्या होता है। एक न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल बेस्ड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें 3 टाइप की एनर्जी इनपुट के फॉर्म में दी जाती है, कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है और आउटपुट में हमें गति यानी कि मोशन मिलता है। ये मोशन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो मोशन रेखीय गति में होगा यानी लीनियर मोशन होगा, या वो वृत्त के रूप में होगा, वृत्तीय गति में होगा या रोटरी मोशन में होगा, ठीक है? तो ये ब्लॉक डायग्राम था। इसके बाद मैंने इसकी डेफिनिशन भी बता दी थी। ये मेरा रेखीय गति और वृत्तीय गति के बेस पे मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? डेफिनिशन एंड ऑफ एक्ट्यूएटर ये मैंने बता दिया था कि एक ऐसा उपकरण जो सिस्टम में जाने वाली ऊर्जा और संकेतों को परिवर्तित करके गति में उत्पन्न करता है, ठीक है? तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो था मैंने ट्रांसड्यूसर, इस वाले लेक्चर को यहीं फिनिश अप करते हैं। ट्रांसड्यूसर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे बेसिक से, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।